Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम एक मुलाकात। आज संडे का दिन और आज हम बेहद खास पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप लोग लंबे अरसे से मुझे इस इंटरव्यू के लिए कह रहे थे और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे ये इंटरव्यू बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर ऐसा ना हो तो फिर कई मुहावरे रेलिवेंट नहीं रहते, तो शायद इसीलिए ये मुहावरा बना है कि देर आए दुरुस्त आए। आज एक मुलाकात जिनसे हम करने जा रहे हैं वो बहुत खास पर्सनैलिटी है। उनकी स्टोरी से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और अगर काम करने का जज्बा हो तो फिर ये मैटर नहीं करता कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, आप किस एरिया में हैं, आप किस जगह पे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो आज हमारे साथ जावेद टक जी हैं जो पद्म श्री से जिन्हें नवाजा गया है। इन्हें केवन केयर एमिनेंस अवार्ड भी मिल चुका है और कश्मीर में ये ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। साथ ही साथ इनका एक स्कूल है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जावेद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रेडियो उड़ान के साथ आज जुड़ा और आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल खुश नसीबी हमारी सर। कैसे चल रहा लॉकडाउन? लॉकडाउन तो बढ़िया चल रहा है और हम पूरे तरीके से इसमें खुश है, क्योंकि जब हमारी सेहत है तो पूरा हमारा जहां खुश है। तो ये लॉकडाउन जो है पहली बार थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है और लोगों को अपनी सेहत के ख्याल और रखरखाव के लिए ये कॉल दी गई है। तो हमें खुशी खुशी ये वक्त गुजारना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। जावेद सर, 2020 में आपको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया और आपकी स्टोरी में देख रहा था आर्म कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ तक मुझे याद है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और सुनने में ये आया है कि आप मुझे दुरुस्त करेंगे अगर मैं गलत हूँ, तो शायद आपके किसी करीबी रिश्तेदार को टारगेट करना था, लेकिन आप टारगेट हो गए तो आपको एक गोली लगी जिसके कारण आपको स्पाइनल इंजरी हुई और उसके बाद ये मुहिम आपकी शुरू हुई। तो थोड़ा सा हमें बताएं अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, आप कहाँ से हैं, लिसनर्स को बताएं थोड़ा। मैं बीजबिहारा एक टाउन है अनंतनाग जिले में, जम्मू कश्मीर में। तो मैं एक यहाँ छोटे मोहल्ले जिसका नाम है सराफ मोहल्ला, वहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरी यही लोकल में एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की मैंने 8वीं तक। उसके बाद अनंतनाग जो मेरा जिला है वहाँ पे एक स्कूल है हनफिया इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से मैंने 12th तक पढ़ा और उसके बाद डिग्री कॉलेज खानाबल जो अनंतनाग में एक पुराना डिग्री कॉलेज है, 1940 से चल रहा है। तो वहाँ मैंने बीएससी की पढ़ाई की है और बीएससी फाइनल ईयर में ही मैं पढ़ रहा था। फाइनल लम्हे चल रहे थे, मेरा एग्जाम का टाइम था। तो अचानक एक दिन मैं अपने ताया जी के घर गया था, तो वो काफी बीमार थे, उनकी सर्जरी होने वाली थी, वो दिल्ली गए थे। उनके लड़के के साथ मैं अपना टाइम गुजार रहा था और वहाँ मेरी जो ताई थी तो उसका भी ख्याल करने के लिए मुझे टाइम मिला, तो उसको दवाई वगैरह देता था मैं, वो काफी बीमार थी। तो उसी वक्त में मेरा जो ताई का लड़का था वो रोलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उसको किडनैप करने के लिए कुछ लोग आए। उन्होंने काफी एक वहाँ पे कोशिश की कि उनको किडनैप किया जाए, तो उनके साथ थोड़ा सा गुस्से से बात होने की वजह से उन्होंने गोलियां चलाई जो मेरे कमर में लगी और रीढ़ की हड्डी को तोड़ के चली गई और काफी सारे मेरे ऑर्गन्स जो थे जिसमें किडनी, लिवर, वो टच करके गई और मुझे काफी सर्जरी से जूझना पड़ा और फाइनली मुझे ये
कहा गया कि आप नहीं चल पाओगे, और मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ 1997 से। ये 21 मार्च की तारीख थी और तब से मैं व्हील चेयर बाउंड अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ऑब्वियसली एक सदमा होता है, अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जावेद साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि बहुत हो गया, अब मुझे सोशल वर्क करना है? और आपके किस्से की मज़ेदार बात यह है कि आपने शुरुआत में सिर्फ ये नहीं सोचा कि आपको डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए काम करना है, बल्कि आपने ये सोचा जो भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन सभी के लिए आपने काम करना है। तो ये जहन में कैसे आया? फिर पहले डिसेबिलिटी शायद आपने पहले आपके फोकस में नहीं थी, ये बाद में आई, इसके बारे में बताएं। पहले तो जब मैं डिसेबिलिटी मतलब खुद डिसेबल हुआ तो मुझे ज़्यादा मतलब अभी एक्सपीरियंस नहीं थी, मैंने इसको ज़्यादा ये नहीं लिया। मुझे लग रहा था कि मैं बीमार हूँ और मैं अपनी बीमारी के दिन कुछ करना चाहता था, कि मेरे घर में सब उदास रहते थे। जब मैं हंसता था तो मेरे घर वाले भी हंसते थे, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा बच्चा था। तो मैंने यही प्रण किया कि मैं अब थोड़ा सा अगर ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे पता नहीं था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में नामुमकिन भी होता है कि खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं एंगेज रहूं, तो अपनी जो मैंने पढ़ाई की है उसका थोड़ा इस्तेमाल करूं। तो मैंने फ्री ट्यूशन स्टार्ट किए कुछ बच्चों के साथ जो मेरे आस पड़ोस में कुछ उन खानदानों से थे जिनके घर में बहुत कम आमदनी थी, उनके पेरेंट्स लेबर क्लास के थे। तो मैंने चूज किया कि उनको पढ़ाऊं। बाद में ये मिशन काफी बड़ा होता गया और मैं ये एक मिशन मोड में चलता गया। मैंने करीबन 2-3 साल फ्री ट्यूशंस किए। उसके बाद कंप्यूटर 2-3 लाए और उसमें भी मैंने कोशिश की कि गरीब बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाई दूं। लेकिन बाद में 2-4 टाइम मुझे ये ख्याल आया कि मैंने अब डिसेबिलिटी को करीब रे से देखा, तो डिसेबल बच्चों को मैंने नहीं आते देखा किसी भी, ना कंप्यूटर सीखने के लिए ना पढ़ाई के लिए। तो इसके बाद मैंने कोशिश की कि उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि मैं अब समझने लगा था कि डिसेबिलिटी हुई है, इसमें चैलेंजेस फुल लाइफ है। काफ़ी कुछ इंसान करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। एक लाइफ पूरी थम सी जाती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो लाइफ होती है, इसमें तो कुछ ना कुछ करना होता है। उस टाइम मुझे पता हुआ कि अगर इंसान बहुत विजनरी हो तो अगर उसको एक छोटी से कमरे में बंद किया जाए तो उस लेवल से भी उसको काम थोड़ा जारी करना चाहिए। तो वही मैंने किया और मैंने विकलांग बच्चों की एक सेंसस की कुछ अपने दोस्तों के साथ और उन बच्चों के साथ जिनको मैंने 4 साल पढ़ाया, तो वो अब बड़े हो चुके थे, कुछ 12th के एग्जाम पास करके कॉलेज में जा रहे थे। तो उनके साथ मैंने किया और मैंने देखा कि विकलांग बच्चों की हालत बहुत खराब थी। उनके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा था और उनके मतलब राइट्स के तो दूर की बात थी, उनको बेसिक नेसेसिटी जो उनके लिए थी, जो उनके लाइफ मेंटेन करने के लिए चीजें थी, वो भी इनको नहीं मिल पाती थी। बल्कि उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि अपने पेरेंट्स भी उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ऐसा काम स्टार्ट करूं जिससे इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए और इनको मेन स्ट्रीम किया जाए, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये एटलीस्ट इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार सके। जावेद साहब, सवाल बहुत है मेरे पास, तो एक एक करके मैं उस पर आऊँगा। जावेद साहब, ये बताएं कि माइंड में ये नहीं आया कि आपने बीएससी की है तो ट्यूशन दे के आप पैसा भी कमा सकते थे, तो ये फ्री वाला थॉट ही क्यों आया? वो सच बात है कि पैसा तो मतलब मैं कमा सकता था। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा भी कि आप पैसा लीजिए, तो लेकिन बेसिकली मैं पहले से ही कुछ ऐसे प्रोग्राम के साथ जुड़ा था। जैसे कॉलेज में मैं एनएसएस का वॉलंटियर था, उसके अलावा मैंने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में 95 से काम किया हुआ है
और मैं गांव-गांव जाता था, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ वॉलंटियरिंग करता था। तो एक शौक सा था मुझे कि ऐसा काम करूं जिसमें मुझे अपनी जेब में पैसे न जाए, बल्कि उन लोगों को फायदा मिले जिनके पास पैसे नहीं है। तो उसी जहन से मैं अभी चल रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल में कभी ये नहीं था कि अभी, क्योंकि मेरे पिताजी अभी तक भी वो थोड़ा दुकान चला रहे हैं, तो उससे हमारे लिए घर में खाने पीने की किल्लत नहीं थी बात। लेकिन जब ग्राउंड में इंसान जाता है तो वहाँ जो रियलिटी देखता है, तो उससे इंसान कभी कभी दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती है जिनसे मैच्योरिटी भी आ जाती है। तो मैंने देखा था कि बहुत सारे NSS के जरिए या पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में जब हम गांव में जाते थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनके पास पैसे नहीं थे और वो करना चाहते थे, कुछ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। कश्मीर में मेरे बहुत दोस्त हैं जावेद साहब, मैंने उनसे आपके बारे में बात करनी चाहिए जब मैं रिसर्च कर रहा था इंटरव्यू से पहले। एक बात उन्होंने बताई कि कश्मीर में अगर कोई काम करने वाला है तो वो इकलौता शख्स है जावेद तक। तो इतना आपका एहतराम है, अपने लोग आपको वहाँ पे मानते हैं। सिर्फ ऑर्थोपेडिक कम्युनिटी है वही नहीं, तमाम डिसेज, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, अदर कैटेगरीज के। तो कैसा लगता है जब आपके बारे में ऐसी बातें होती हैं? ऑब्वियसली अच्छा लगता है, लेकिन कुछ खास? अच्छी तो लगती है, लेकिन मुझे अपनी जगह ये एहसास है कि जितना हमें डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। मैंने हमेशा क्रॉस डिसेबिलिटी में भरोसा रखा है कि ये नहीं कि मैं टांगों की वजह से डिसेबल हूँ, खड़ा नहीं हो पाता हूँ, कि अब मैं उन्हीं की बात करूँ। जहाँ मैंने अपनी डिसेबिलिटी को देखा तो वहाँ मैंने यही समझा कि हर कोई इंसान जो है जिसकी डिसेबिलिटी है उसके चैलेंजेस इक्वली बराबर उसी तरीके से है। और लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जम्मू कश्मीर में डिसेबल लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं क्रॉस डिसेबिलिटी में मैं हर ग्रुप के साथ जाता हूँ मिलने के लिए। चाहे डेफ का कोई क्रिकेट मैच हो, चाहे ब्लाइंड पर्सन्स का कोई प्रोग्राम हो, तो मैं जाता हूँ वहाँ उनके साथ। मैं कोशिश करता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मैं 2-3 शब्द वहाँ बोलूँ या कुछ ऐसा करूँ। तो मेरे हर सेक्टर में मेरे दोस्त है, मेरी जान पहचान है, और वो मुझे रियली अपना हर कोई मुझे अपना एक ट्रस्ट बिल्डिंग उनके साथ है। तो इसके हिसाब से लोगों को एक भरोसा है कि कम से कम ये हमारी बात करेगा। डेफ पर्सन के लिए यहाँ पे एक बड़ी लाचारी है कि उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है, उनके एजुकेशनल सिस्टम में उनको बहुत पीछे रखा गया है। तो मैं हमेशा उनकी एक एडवोकेसी करता हूँ कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, उनको जो लैंग्वेजेस है उनमें छूट मिले, बोर्ड स्कूल एजुकेशन में एक पॉलिसी हो जिसमें ब्लाइंड्स की बात की जाए, डेफ पर्सन की बात की जाए। और मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि लोग क्या कहेंगे। कभी कभी लोग ये भी समझते हैं कि इसमें क्या वजह है कि ये ब्लाइंड्स की बात करता है, डेफ की बात करता है। तो मैं खाली डिसेबिलिटी को एज अ प्रायोरिटी केस समझकर उस पर बात करता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा एक भरोसा सबके पास है। दूसरा जो दूसरे NGOs है उनके साथ भी मैं काफी इंगेज करता हूँ। उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे बच्चों पे, चाहे एडल्ट पे, चाहे ऑर्फन्स पे, लेकिन हमेशा मैं उनको भी बताता हूँ कि जो भी आप प्रोग्राम चलाते हैं उसमें ये नहीं है कि कोई बच्चा विकलांग नहीं आ सकता है, कोई डिसेबल बच्चा मतलब ऑर्फन नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक इंक्लूसिव प्रोग्राम चलाइए। तो उससे भी काफी उनमें भी एक भरोसा है। और मैंने एक चीज अपने में रखी है कि मैं दूसरों के अफेयर्स में ज्यादा नहीं देखता हूँ कि कौन क्या करता है। मैं हमेशा यही देखता हूँ कि मैंने क्या किया और मुझ में क्या कमी है। उससे एक अच्छा रैपो रहा है, चाहे NGO सेक्टर हो या डिसेबिलिटी एरिया हो। एक आपके बारे में बात ये भी कही जाती है कि आपके पॉलिटिकल लिंक्स बहुत है, जिसके कारण भी बहुत मदद मिलती है वहाँ पर काम करवाने की। ये बात कहाँ तक सच है? मैंने कभी पॉलिटिक्स में कोई भरोसा नहीं रखा है, क्योंकि अगर मैं पर्सन में डिसेबिलिटी इस वक्त हूँ वो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स हूँ। तो
हाँ, इतना जरूर है कि मैं हर मिनिस्टर के पास जाता हूँ, हर ब्यूरोक्रेट के पास जाता हूँ, डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, IAS ऑफिसर्स, उनके साथ में शेयरिंग में रहता हूँ कि ये ऐसी बातें हैं। और जब मुझे लगता है कि कहीं पर मिनिस्टर बात नहीं कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ अंदर मीटिंग करके बाहर प्रोटेस्ट भी करता हूँ। तो इसलिए ये बात मतलब कहीं कहीं पे लोग समझते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप इस पार्टी के साथ हो, उस पार्टी का साथ हो। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स करना चाहता तो मैंने कब का मैंडेट लिया होता और इलेक्शन लड़ा होता। लेकिन मैं जिंदगी में कोई पोस्ट नहीं लेना चाहता हूँ, ना कोई इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अलबत्ता जितने भी नए लोग भी मिनिस्टर आएंगे, जितने भी नए लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, MLAs, MPs, मैं उनके पास जाऊंगा और अपनी हक की बात करूंगा और उनसे ही मुझे ये चीज, मैं तो खुद पार्लियामेंट में नहीं जा सकता हूँ, मैं तो कभी MLA बन के किसी असेंबली में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन उनका यूज हमें करना है। और मैं जुडिशियस यूज करता हूँ हर MLA का, हर MP का, और उनको अपने लॉज के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में बोलता हूँ। बाकी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जितनी भी पार्टीज है उनको मैं बोलता हूँ कि आप अपना मैनिफेस्टो इंक्लूसिव कीजिए, आप अपनी इलेक्शन मूवमेंट जो है वो इंक्लूसिव कीजिए, डिसेबल लोगों की बात कीजिए। वो मैं अभी भी जारी रखूंगा जब तक मेरी जान में जान है। जावेद साहब, सब इससे पहले कि मैं कुछ और जनरल सवाल लूँ, एक दो मैं चीज़ें जानना चाहता हूँ लोगों के लिहाज से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेन भी रही है कि लोग कश्मीर की बात बहुत कम करते हैं, वहाँ के डिसेबल्ड की बात बहुत कम होती है, और कश्मीर में एक्टिविस्ट बहुत कम है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है, एक्टिविस्ट गिनती के हैं, काम बहुत ज़्यादा है। अभी आज के दौर में माना जाता है कि टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड के लिए एक वरदान है, पर अब अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो फिर वो वरदान किसी काम का रह नहीं जाता। बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट के माध्यम से हम करते हैं, ऐप्स के माध्यम से, इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए, तो इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? कितना सही बात है कि टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल जो हमें इस्तेमाल करने से बहुत सारे ब्लाइंड्स की जिंदगी मतलब संवर गई है। बहुत सारे हमारे ब्लाइंड साथी है जिन्होंने इससे अपने लाइवलीहुड जनरेशन को आगे बढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे अभी चैलेंजेस है इसमें, जो कि मैं भी हमेशा कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी को ऊपर रखने से हमें एक डिसेबल पर्सन को एटलीस्ट इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ये बातें भी मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोग जाने, और इस पे सही भी है कि एक्टिविस्ट बहुत कम है हमारे, जो जितने भी ब्लाइंड साथी है, डेफ एंड डम्ब साथी है, तो अपनी बात को ज्यादा आगे नहीं पहुंचा पाते हैं। इसकी काफी जरूरत है। अगर रेडियो उड़ान से मुझे मेरे ब्लाइंड साथी, डेफ एंड डम्ब साथी या कोई और डिसेबल पर्सन जानना चाहते हैं तो उनको मैं यही विनती करता हूँ कि हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच में इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, नेटवर्किंग में आना चाहिए, और गवर्नमेंट के सामने सब ये चीजें रखनी चाहिए कि हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड्स है, वो हमें फुलफिल करनी चाहिए। बल्कि रेडियो, टीवी, जितने भी माध्यम है उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, जिससे हम काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाए और जो हमारी बेसिक नीड्स है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो पूरी हो। कश्मीर के डिसेबल्ड के सामने अगर आपको कैटेगराइज करने हो 4-5 बड़े चैलेंज, वो क्या है? सबसे बड़े चैलेंजेस ये है कि हमारी एजुकेशन बहुत कम है। दूसरा ये है कि जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं। इंजीनियरिंग जो सेक्टर है उसमें अवेयरनेस बहुत कम है। इंजीनियर्स को अभी भी ये पता नहीं है कि डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, डिस्पाइट डिसेबिलिटी एक्ट, डिस्पाइट एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, वो बिल्डिंग्स में अभी एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करने में काफ़ी नाकाम हुए हैं। बैंकिंग का जो सेक्टर है उसमें लोग की प्राइवेसी ब्रेक ना हो, अभी भी वो क्लाइंट्स को ATM नहीं देते हैं,
कभी एजुकेशन में देखें तो हेल्पर स्क्राइब मिलने में बहुत टाइम लगता है, और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्सेसिबल होना चाहिए वो नहीं है। तो जो स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत कमी है, और जो हम पर्सन में डिसेबिलिटीज है उनके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम, अपने लॉ को समझना, लेजिस्लेशन को जानना, रूल्स रेगुलेशन और एक पॉलिसी हो अपनी स्टेट में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे इसके साथ कैसे आप अब हमें थोड़ा सा अपनी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, अपना ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साथ ही साथ जो आपका स्कूल है जाइवा, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद आपकी दादी के नाम पे वो स्कूल आपने रखा है, बिल्कुल, तो उसके बारे में बताएं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन। उसका बेसिक जो मोटिव है वो है डिसेबल पर्सन्स की एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड ट्रेनिंग फॉर गिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ इन द कम्युनिटी। तो उसमें हमने सबसे पहले जो ज़्यादा एडवोकेसी की थी वो था नेशनल ट्रस्ट एक्ट को यहाँ लाने में। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो हमारे साथी प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते थे वहाँ रिजर्वेशन नहीं थी। जो हमारे लोग KS OS ऑफिसर्स की कोई एग्ज़ाम देते थे तो उसके लिए PSC में हमने काफ़ी कोशिश की, और फाइनली 5-8 साल के बाद वहाँ KS का एग्ज़ाम इसमें स्क्राइब मिला ब्लाइंड पर्सन और अपर लिम्ब डिसेबल लोगों के लिए। एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हमने कोशिश की कि गाइडलाइंस मिले। तो SSRB में हमने फिर PIL 2 लगाई 2 बार, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगी। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिक चीज़ थी, और हमने बहुत कोशिश की कि जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट रिप्लेस होकर आया 2016 में पार्लियामेंट से, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। तो इसके लिए हमने ज़्यादा कोशिश की कि गवर्नर साहब से मिले, चीफ मिनिस्टर्स को मोटिवेट करे, तो उसके लिए हमने कोशिशें की, और यही चीज़ें हमारी प्रायोरिटी पे है। और बेसिक लेवल पे जो लोकल लेवल पे जहाँ हम काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, हमने एक प्लान बनाया था कि इस साल से हम बाज़ाब्ता हमने एक बिल्डिंग बनाई है डेवलपमेंटल सेंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें 4 काम हमने प्रायोरिटी पर रखे थे। एक था जो एजुकेशन हम चलाते हैं, दूसरा जो एजुकेशन में जो हमने स्कूल खोला है वो 8वीं क्लास तक रजिस्टर्ड है अंडर द नेम ज़ेबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और तीसरा जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि लोग जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं उनको कुछ काम मिले, रोजगार मिले, ताकि वो अपना लाइवलीहुड कमा सके। और चौथा जो रिहेबिलिटेशन ऑफ सीवियर डिसेबल पर्सन रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो चलाने की। तो अभी हम 2 काम स्टार्ट कर चुके हैं वहाँ पे, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन और जो अगस्त से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हुई तो उससे थोड़ा सा काम पे असर पड़ा। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस है, और जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरा अपना खुद का सवाल है। जैसे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ जी, गोली लगने वाला, उसके बाद कभी डर नहीं लगा कि प्रोटेस्ट करने हैं, ऑलरेडी चैलेंज है, या कभी उसके बाद कोई डर लगा हो? डर तो बात ही नहीं है, डर मेरे दिल में कभी हुआ ही नहीं है। मैं जेल भी गया 2-3 बार, डिसेबिलिटी डे पे प्रोटेस्ट करने से मुझे थाने में भी लिया गया, लेकिन डर मैंने कभी रखा ही नहीं। डर तो जब डिसेबल पर्सन होता है उसके सामने मुझे लगता है डर कुछ भी नहीं है। जिस बंदे ने गोली खाई हो उसको और किसी चीज़ का अब डर नहीं रहता है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसमें इतने चैलेंजेस ज़्यादा है, चाहे वो खुद बॉल एंड ब्लैडर की मूवमेंट हो, चाहे वो प्रेशर सोर्स की हो, चाहे वो व्हील चेयर पर बैठने से एडिशनल डिसेबिलिटीज सोर्स ज़्यादा होती है, डिजनरेशन ऑफ बोन्स होती है, काफ़ी चीज़ें। लेकिन जब तक जान में जान है, ना डर है और न कोई रोक है, काम तो होना ही है। पिछले 10-15 सालों में
कश्मीर में फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव क्या बदला है? अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा एक बदलाव आया है कि जो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, लिसनर्स को बता दूं कि फिर कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, मैं J&K की बात कर रहा हूँ पूरे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बात हम सभी समझने चाहिए कि जब हम कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पूरा स्टेट है, ये अब तो यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें जो पहला चीज जिसमें मुझे लगता है कि अब इम्प्रूवमेंट आएगी वो है कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में जो पैसे आए हैं, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, रैंप्स बन रहे हैं, लिफ्ट्स आ रहे हैं किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि, और जो नया एक्ट आया है उसमें जो पहले एक बोर्ड बना था डिसेबिलिटी, जो एडवाइजरी बोर्ड जो बना था, तो उससे भी लोग अब 10-15 बंदे उसमें ये मेंबर्स रहेंगे, और वो उसकी जब मीटिंग्स हो जाएंगी तो लगता है कि बहुत सारा मतलब एक कनेक्शन आ जाएगा, और ब्यूरोक्रेट्स जो उसमें हमारे सेक्रेटरी लेवल के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के, तो उसमें दूसरा ये है कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन अब ऑनलाइन हुई है स्वावलंबन कार्ड के जरिए, उससे भी लोगों में बड़ी अवेयरनेस आई कि ये कार्ड इम्पोर्टेंट है। और तीसरा एजुकेशन अब इम्प्रूव होने लगा है कि लोग ज़्यादा समझते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, और बाहर भी लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, एडवांस स्टडीज के लिए भेज रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं। लेकिन अभी एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग चैलेंज, अभी एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारा बड़ा चैलेंज है। जावेद साहब, दो चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज कैसे दूर करने का क्या प्लान है आपका, और जहाँ आपको क्या लगता है कैसे दूर होगा, तो इम्प्लीमेंट कब होगा कोटा जो बाकी पूरे देश में है? दूसरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो ब्यूरोक्रेट से आप मिलते रहते हैं, मिनिस्टर से आप मिलते रहते हैं, एटीट्यूड कैसा है डिसेबिलिटी को लेके? जी, एटीट्यूड बेसिकली बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जो मिनिस्टर्स थे उन्हें सीधे बताया कि ये एक छोटी सी पॉपुलेशन है, 3% उसमें हम इतना क्यों करें, बहुत सारे। लेकिन मैंने यही ठान ली है कि जो भी हम पर्सन विद डिसेबिलिटी से, हमें कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें मिनिस्टर्स के दरवाजे पर 2-2, 3-3 घंटे भी रुकना पड़ता है कि हमें इजाजत मिले। कभी कभी वहाँ सब टूल कुर्सियाँ इधर उधर करने पड़ते हैं तो हम अंदर जा पाते हैं, बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन अवेयरनेस तभी हो जाती है जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज जाते हैं, एक आपस में डिस्कशन करते हैं मिनिस्टर्स के साथ, तो उसके हिसाब से ही लोग अवेयर हो जाते हैं। जब हम नहीं जाएंगे तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा। जब हम सड़कों पर आ जाएंगे, अपने केसेस खुद फॉलो करेंगे। जब मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन जाता हूं तो वहां पे 2-3 बार मुझे चेयरमैन उन्होंने खुद देखा कि ये नहीं जा पाते तो उन्होंने रैंप बनाया। इसी तरह जब मैं बहुत सारे मिनिस्टर्स ने अपने दरवाजों को चौड़ा कर दिया, रैंप बनाए, तो इसी से कुछ हो जाएगा। वरना वो एटीट्यूड तो पहले मुझे लगता था ये नहीं ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब रोज रोज की कहानी ये बन जाती है, जैसे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जितने भी है उनका एटीट्यूड तो फिर सही हो गया, और वो काफी कोशिश भी कर रहे थे अपने लेवल पे कि कुछ ना कुछ हो जाए। जैसे मुझे याद आता है कि एक मिनिस्टर साहबा थी, तो उनके पास हम जब गए 2-4 बार, तो 5 बार उन्होंने सीधे कहा कि आप प्रायोरिटी बताइए किस चीज पे मत करो। तो हमने उनको बताया कि हमें प्रायोरिटी पे जो हमारा सर्कुलर है जॉब आइडेंटिफिकेशन का, कि किस बंदे को कौन सा जॉब, किस डिसेबल पर्सन को कौन सा जॉब मिलना चाहिए। तो जब उस पर बात हुई तो अभी 2 ही साल उसमें हुए थे, जबकि लॉ बोलता था 3 साल के बाद ये अमेंड हो जाएगा। तो उसने खुद कहा कि अब क्या ये खुदा ने बनाया या हमने ही बनाया, हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे। 2 ही साल के बाद फिर जॉब आइडेंटिफिकेशन रिव्यू हो गया, और उसमें करीबन ब्लाइंड पर्सन के लिए 12 और जॉब्स आइडेंटिफाई हो गई, डेफ एंड डम्ब के लिए जॉब्स आइडेंटिफाई हुई, जो 2 लेग डिसेबल थे उनके लिए जॉब्स आइडेंटिफाई हुए। तो काफी फर्क आया उसमें, बहुत सारे जॉब्स आइडेंटिफाई हुए।
तो एटीट्यूड पहले तो जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सच है कि डिसेबिलिटी एरिया बहुत बैकवर्ड है अभी जम्मू कश्मीर में। लोगों को अभी ज्यादा नहीं लगता है कि उनको लगता है कि चैरिटी के हिसाब से उनके साथ डील की जाए। लेकिन मैं रेडियो उड़ान के माध्यम से सभी अपने डिसेबल साथियों से बोलता हूं कि आप बाहर आइए, आप लोगों से बात करें, आप अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि डिसेबिलिटी एक चैलेंज है। ये दूसरे के लिए अगर कोई फिजिकली फिट हमें देखेगा तो वो दोनों हाथ खड़ा करके भगवान से, अल्लाह से शुक्र करना चाहिए कि मुझे ये चैलेंज नहीं है। और जब हम डिसेबल पर्सन्स बाहर जाए तो कभी शाय महसूस ना करें, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कोशिश करें कि हम लोगों को समझा पाए, बुझा पाए और अपनी बात उनके सामने रखे, चाहे वो हमारे डायरेक्टर लेवल से हो, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल से हो, चाहे वो मिनिस्टर लेवल से हो। और ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सोशल वेलफेयर की बात करें। हमारा हर कोई जो मिनिस्टर है, जो चाहे वो हेल्थ का है, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हमें हर जगह हमारी जरूरत है बात करने की। सिर्फ सोशल वेलफेयर में अगर जाएंगे तो लोग कहेंगे शायद ये अपने सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप डेवलपमेंटल मॉडल इस वक्त हमारे यहाँ है, तो डेवलपमेंटल मॉडल में हमें पहले हर किस्म की डेवलपमेंट के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्किल बिल्ड ट्रेनिंग की जरूरत हो, हायर एजुकेशन की बात हो। हमें हर डिपार्टमेंट में जाके अपने विद हेड हाई उनके साथ बात करनी चाहिए और उनका एटीट्यूडनल चेंज जरूर आएगा। एम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए क्या आपको लगता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब बोला है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज क्रिएट की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी श्रिंक हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है। तो लेकिन एक तो मैं यही चाहता हूँ कि एक पॉलिसी बने, एक गाइडलाइन हो हर किसी डिपार्टमेंट के पास जो क्लास 4 से लेके वो एम्प्लॉयमेंट करते हैं। और दूसरी लेवल की एम्प्लॉयमेंट होती है SSRP के जरिए नॉन गैजेटेड जो पोस्ट्स है, और उनमें भी गाइडलाइन होनी चाहिए कि 3% रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। कभी कभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारे ब्यूरोक्रेट्स में समझ ही नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है, इसकी अमलावरी कैसे हो। लोग मतलब SSRB की मैं बात करूँ तो फ्रैगमेंट इसमें 10 पोस्टें निकलती है, 5 पोस्टें निकलती है, तो बोलते हैं आपके लिए 33 पोस्टें होनी चाहिए, एक पोस्ट फिर आएगा। अब तो 25 पोस्ट के बाद एक हमारा बनता है, 4% हो गया कोटा जी। बिल्कुल। तो उसमें यही है कि जब तक एक गाइडलाइन नहीं बनेगी, जब तक उनको रजिस्ट्री जो मेंटेन करनी है कि साल में कितनी पोस्ट्स लगे, उसके हिसाब से हमारा कोटा देना। कभी पील डाली आपने इसको लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी PIL में एम्प्लॉयमेंट के लिए है, चल रहा है कोर्ट में केस, तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि गाइडलाइंस पूरी तरीके से बने और फिर उसी गाइडलाइन के हिसाब से लोग अपने डिसेबल भाई बहन अप्लाई करें और बाज़ाब्ता पोस्ट उनको मिले। क्योंकि अगर सही तरीके से ये रिजर्वेशन 4% इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो 5 साल में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अनएम्प्लॉयड रहेगा। और अगर वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा तो जो हमारे भाई बहन पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है उनको भी जॉब मिल जाएगा। चौथा है कि जो कौशल विकास योजना है उनमें बहुत सारी कमी है। लोग कहीं पे 2-4 सेविंग मशीन लाते हैं तो उनको फंड्स मिलते हैं कि आप चलाओ, और वहाँ डिसेबल पर्सन्स की कोई बात ही नहीं होती है, उनको अकोमोडेट ही नहीं किया जाता है। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए अलग से एक कौशल विकास योजना चलनी चाहिए और स्पेशल ड्राइव जो है एम्प्लॉयमेंट की वो चलनी चाहिए, तो तब जाके कहीं पे जो नया जम्मू कश्मीर बन गया है उसमें जो डिसेबिलिटी सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा मैन पावर जो है वो बैठा हुआ है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनमें बहुत सारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनने एक रिसर्च किया हुआ है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज 20% ज्यादा आउटपुट देते हैं। क्योंकि वो जब डेफ होते हैं तो
बाहर वाले शोर को नहीं देखे सुनते हैं, ना उसको ज्यादा कोशिश करते हैं वहां जाने की। इसी तरह जो व्हील चेयर यूजर्स होते हैं, ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, तो वो भी ज्यादा मतलब इन चीजों में नहीं पड़ते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, हम वहां देखे, खिड़कियों से नजारा देखे, तो पहले वो चीज हो। तो वो अपने काम से पूरे काम में काम रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो उनका जो आउटपुट आता है वो हमेशा ज्यादा आता है। तो यही जम्मू कश्मीर सरकार खो रही है कि उस मैन पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं वो। और काफी मतलब अभी जो जिसको आप बोलते हैं कि एटीट्यूड में यही है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, एक स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है, बायस्ड लोग हैं डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरी ही शक्ल देखेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। आपकी जिंदगी में पद्मश्री की क्या इम्पोर्टेंस है? हर अवार्ड की यही इम्पोर्टेंस होती है कि जब किसी को मिले तो उसको एक मेरे ख्याल में यही ध्यान आता है कि अब मुझे ज्यादा काम करना है। क्योंकि अगर किसी को आपने अप्रिशिएट किया छोटे लेवल पर, जैसे मुझे स्टेट अवार्ड मिला, तो तब मुझे लगा कि स्टेट ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, तो अब मुझे कुछ और एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए। तो मैं अपनी लेवल से बहुत कोशिश करता रहा कि जो पर्सन डिसेबिलिटीज है जिनके नाम पे मुझे अवार्ड मिला, तो मैं ज्यादा काम करूं। तो लेकिन जैसा कि मैंने खुद ही बताया कि अभी डिसेबिलिटी सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, जिनका इंटरवेंशन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, एमिनेंस का या जो नेशनल अवार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या उसके बाद पद्मश्री। तो पद्मश्री में मुझे यही लगता है कि अगर मुझे नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया, तो अब मुझे उन्हीं नजरों से अपने काम को भी देखना चाहिए। उस लेवल से मुझे एक तो खुशी होती है कि जो 20 साल में काम हुआ, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते थे, उनका मेरी जिंदगी में पूरा इरेज हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, और बल्कि मुझे एनकरेजमेंट मिली कि नहीं, मैं सही था, तो तभी इस लेवल की रिकॉग्निशन मिली। तो कभी कभी मन खराब होता है कि जब बैक टॉक्स में लोग सुनते हैं, या मेरे घर में बोलते थे कि फलानी ने ये बोला वो बोला, लेकिन जब पद्मश्री मिला तो मुझे लगा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तब नहीं मिलता अगर मैं कुछ गलत होता। तो एक तो एनकरेजमेंट मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ एक जिम्मेवारी भी मिलती है कि एवरी अवार्ड ब्रिंग्स सो मच ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अलोंग विद। सर ये बताएं कि आइडियल कौन है आपके? मेरे आइडियल मेरे जो डिसेबिलिटी सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे आइडियल सीधे तरीके से जावेद आबदी थे, जो मैंने पहले भी आपके रेडियो के माध्यम से बोला है। क्योंकि जावेद आबदी से मैंने 3 बातें सीखी। एक, अपना काम करो और कंसंट्रेट करो, जो आपका टारगेट है कि आप वहां पे पहुंच जाए। दूसरा ये कि क्रॉस डिसेबिलिटी पे यकीन रखो कि हर डिसेबल पर्सन का एक ही मतलब एक चैलेंज होता है, तो ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इसमें यकीन मत रखो। तीसरा ये चीज है कि जो हमारे लॉज है, इनको एक कागज का टुकड़ा मत समझिए, बल्कि इन पे जो लिखा है उन चीज को खोजिए कि क्या ये चीजें हो रही है, और जहाँ पे आपको लगे तो अपने राइट्स की बातें नहीं इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे जो भी जुडिशरी का सिस्टम है उसका सही इस्तेमाल करो। तो इसके लिए मुझे जावेद साहब हमेशा याद आएंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। और दूसरा ये कि मेरे आइडल्स जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, हर भारतीय के आइडियल हैं जी, वो मैं उनके साथ मतलब कम्युनिकेशन में था। मैं उनको चिट्ठी लिखता था और जवाब भी वापस आ जाता था। और वो हर सेक्टर के लिए, आपने जो कहा कि वो हर पर्सन के लिए, वो हर सेक्टर के लिए, क्योंकि वो हमेशा डिसेबिलिटी का कोई ना कोई जिक्र करते थे। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हम कभी आज़ाद हो पाएंगे डिसेबल लोग, तो उसने बताया कि
जब तक आपकी जान में जान है तो आप तब तक इस चीज पे स्ट्रगल करते रहेंगे। तो एक न एक दिन हिंदुस्तान की आज़ादी की तरह जो हमारी चेन्स है, जो हमारे हर्डल्स है डिसेबिलिटी सेक्टर में, उनसे भी हमें आज़ादी मिलेगी। आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज काफ़ी चेंज हुई। पहले तो मैं कोशिश करता था कि मैं लोगों के काम आ जाऊं, आज भी है वो, लेकिन अब मेरा जो जब मैं बैठा रहता हूं तो मैं हमेशा एक एप्लीकेशन लिखता हूं, कभी सेक्रेटरी टू हेल्थ, कभी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, कभी जहाँ पे भी मुझे लगे, जो भी मैं सुनूंगा रेडियो से, टीवी से, तो वहाँ मैं चिट्ठी लिखने बैठ जाता हूँ। तो ये भी एक वजह है कि हर शख्स मुझे सेक्रेटरीट में भी जानता है कि ये वही जावेद आका है जिसकी कम्युनिकेशन फाइलें इधर उधर पहुंच जाती है खाली डिसेबिलिटी के लिए। घर वालों को कितना फख्र होता है? घर वालों को पूरा फख्र है। घर वाले मुझे बोलते हैं कि अब आप अगर सेहत से ठीक रहते तो काफ़ी था, लेकिन मेरी सेहत कभी कभी बिगड़ती है, तो वो बोलते हैं कि हमें कभी ऐसा लगता है कि जो आप खड़े नहीं कर पाते वो आपने बैठ के अपने बेड पे किया, तो उस टाइम मुझे लगता है कि उनको काफ़ी फख्र है मुझ पर। जावेद साहब, जो कश्मीर का मोमेंट है, जब लॉकडाउन जैसे अब हुआ, तो कई चीज़ें इस सिचुएशन में, जो एक लंबे अरसे से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती है कश्मीर में, कितना असर पड़ता है डिसेबिलिटी सेक्टर पर इतना, और काम करने में कितना मुश्किल हो जाता है जो एक्टिविस्ट होते हैं? 100% डिसेबिलिटी सेक्टर काफ़ी हार्ड हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो डेफ एंड डम लोग हैं उनके लिए फ़ोन बंद करना, मैसेजिंग बंद करना, उनकी ज़िंदगी के 90% काम छूट जाते हैं। वो तो फिर समझते हैं कि हम कुछ, मतलब वो काफ़ी दुखी महसूस होता है क्योंकि उनका वर्ल्ड छीना जाता है। तो जब दूसरी तरफ से टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है तो ब्लाइंड सेक्टर काफ़ी हैम्पर हो जाता है। और जब स्कूलिंग बंद हो जाती है तो जो डिसेबल बच्चे हैं उनको, उनकी कैपेसिटी काफ़ी नीचे आ जाती है, और उनका जो उन पे मेहनत की हुई होती है वो काफ़ी हैम्पर हो जाती है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। और तीसरा कि जो हमारे इमरजेंसी सिचुएशंस है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है लोगों की ज़िंदगी में। जैसे मेंटल डिसेबल बच्चे हैं तो उनकी दवाइयाँ छूट जाती है। एपिलेप्टिक बच्चे होते हैं, उनको एक कोर्स चलता है जो सालों साल खाना पड़ता है उनको दवाई, तो कभी उनको दवाई नहीं मिलती है। कई बार लोगों को व्हील चेयर में कोई नुक्स आ जाता है तो वो एक ही जगह बंद हो जाते हैं, अपने आंगन तक नहीं निकल सकते हैं क्योंकि बाहर कोई सर्विस मौजूद नहीं होती है। तो डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस काफ़ी खतरनाक होती है, जैसे फ्लड, जैसे भूचाल आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, लोगों को भागना पड़ता है, कहीं जगह रहना पड़ता है। तो एक पॉलिसी बननी चाहिए इसके लिए कि हम डिसेबल पर्सन्स को कैसे, मतलब उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन होनी चाहिए कि कौन कहाँ पे फंसा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, एक रेडरेसल मैकेनिज्म इसके लिए होना चाहिए, स्पेशल हेल्पलाइन क्रिएट होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चों को भेजने के लिए तैयार ही नहीं होते कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, हम नहीं भेजेंगे। सर मैं भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो बात तो मैंने आपकी समझ ली, वो बात तो आपने अपनी रख दी, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे वैसे भी बहुत नुकसान होता होगा बच्चों का। बहुत सारे पेरेंट्स जो है स्कूल भेजने को तैयार नहीं होते होंगे कि पता नहीं कब कोई घटना हो जाए, और वैसे ही ये हाँ बिल्कुल, ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि हर किसी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो हमेशा रिस्की सिचुएशंस में आना और बहुत परेशानी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हम रिस्की सिचुएशंस में अपने बच्चों को छोड़ें, तो इतना तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो कैसे, क्या मोटिवेट करते हैं आप, कैसे मोटिवेट करते हैं इन सिचुएशंस में बच्चों को? बेसिकली हमने जो हमारे पेरेंट्स जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उनको हम जब बोलेंगे तो वो उनका काफ़ी रैपो बिल्डिंग है, वो ये बात समझते हैं कि इन्हें जावेद ने बताया तो ये ठीक ही होगा। तो क्योंकि हमने हमेशा कोशिश की है कि बच्चे की प्रायोरिटीज पे हमने काम किया है, और बच्चे जो
डिसेबल बच्चे हैं, क्योंकि उनके लिए स्कूलिंग नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, तो ये स्कूल में इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश माहौल में, तो जब 4 बजते हैं, जब गाड़ियां लग जाती है उनको जाने के लिए, तो उनकी मायूसी छा जाती है। तो इसलिए जो पेरेंट्स है वो बहुत ही मोटिवेटेड है इसमें कि हम भेजें, लेकिन जब ज़्यादा रिस्की सिचुएशंस होती है तो हम कोशिश करते हैं यहीं से उनको बोलने के लिए कि आज स्कूल हम बंद करेंगे, या 2 दिन के लिए, या हफ्ते के लिए। तो इस वक्त भी हमने कोशिश की है कि हम ऑनलाइन बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट कुछ क्लासेस चलाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको उनके साथ इन टच रहते हैं, और वो हमें उन व्हाट्सएप की कॉल्स पे, ऑडियो वीडियो कॉल्स में यही बताते हैं कि हमारे स्कूल क्यों बंद है। तो हमें से डिफाइन करना पड़ता है कि आज ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस करने की जरूरत है, घर वालों को तंग मत कीजिए, तो आपका स्कूल फिर से चलेगा। कौन से 3 काम है जो जावेद सर बहुत पैशनेटली करना चाहते हैं? मैं इंडिपेंडेंट लिविंग ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि लोग इंडिपेंडेंट रहे, डिसेबल पर्सन, क्योंकि जब हम एज हमारी जो बढ़ जाती है, 40 साल की उम्र आ जाती है, तो हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम छीन जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो, वो खुद अपने काम अपने तरीके से करे। दूसरा, लाइवलीहुड, नौकरियाँ, जॉब, वर्क, जो कोई भी जो कुछ कर सकता है, मैं चाहता हूँ कि इस पे ज़्यादा मैं फोकस हमेशा करता हूँ। और तीसरा ये कि एक खुशहाल एनवायरनमेंट हो, एक्सेप्टेंस हो डिसेबिलिटी की, और इस पे मैं काम करता हूँ हमेशा। जब भी मेरे डिसेबल पर्सन मुझसे मीट करते हैं तो मैं इनको बताता हूँ कि जब तक हम अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुशहाल नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें मुझे हमेशा खुश लगती है कि इनसे साथ में काम करूं। और जो एजुकेशन है वो तो मेरे टॉप प्रायोरिटीज में है। आई थिंक आप टीचर हैं, राइट? अगर मैं गलत नहीं तो। जी बिल्कुल मैं एक रिसोर्स पर्सन एज काम करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ, और मेरी वहाँ भी यही प्रायोरिटीज रखी गई है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड देयर आफ्टर द rehabilitation of children with disabilities and linking them to the school education. जिंदगी से मुतमईन है आप? जिंदगी तो किसी ने गिफ्ट दिया है, अगर इससे मुतमईन नहीं होंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं जिंदगी से काफी मुतमईन हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि जब भी अगर मुझे दूसरी बार भी इस जिंदगी में आने के लिए कहा जाए तो मैं चैलेंज लेकर ही आ जाऊँ। अगर लोगों के पास चैलेंज नहीं होता है तो जिंदगी आसान लगती है, मुश्किल नहीं लगती है। तो लेकिन अगर आपको जिंदगी का रियल मजा लेना हो, उसको समझना हो, तो हमेशा चैलेंज में ही रहे तो फिर देखे, लेकिन दिल में यही रखे कि तमन्ना रखे कि मैं आगे जाऊं। तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो दाएं बाएं क्या हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है या आपके फेवर में नहीं हो रहा है, तो आप आगे बढ़िए और अपना टारगेट रखिए, ऑनेस्टली चलिए, काम कीजिए, और जो भी आपसे बन पड़ेगा। तो जिंदगी आपके लिए मुतमईन चीज है, और ये शॉर्ट जिंदगी है, इसको एंजॉय कीजिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि हम किसी के काम आ रहे हैं तो वो काम कीजिए, फिर देखिए मजा क्या है। जिंदगी में अगर आपको मौका मिले, तो वैसे तो आपकी शौक से ही पता चल जाता है, ये सवाल का कोई मायने रहते नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपको मौका मिले तो जिंदगी में इसमें से क्या चूज करेंगे, और क्या मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड जस्टिस या फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन HRD? मैं प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करूंगा ताकि मैं हर डिपार्टमेंट पर नजर रखूं। चलिए, ये जितने भी लोगों से मैंने सवाल पूछा, आपका यूनिक आंसर आया है, और ये स्पिरिट बिल्कुल होनी चाहिए। क्या मैसेज रहेगा जावेद साहब आपका सभी डिसेबल को और नॉन डिसेबल को? डिसेबिलिटी तो हमारी सेकंड डिजिग्नेशन है, पहले हम इंसान है, और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए एक इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहे, वो अपने समाज के साथ जुड़ा रहे, और वो वही काम करे जिसमें सोशल एक्सेप्टेंस हो। तो और इंडिपेंडेंट लिविंग पे काफी ध्यान दीजिएगा,
और खुश रहे और खुशहाल रहे और दूसरों को भी खुश रखे। जावेद साहब, एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने सुना है, जैसे आपने बताया कि आप तमाम मिनिस्टर से मिलते रहते हैं, और ये भी हमने रिसर्च में पाया कि जो फॉर्मर गवर्नर थे बोरा साहब, उनसे आपके बहुत अच्छे ताल्लुक थे, बहुत अच्छे रिलेशंस थे आपके। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के आपके हिसाब से? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं वोरा साहब के पास जाता था तो वो मुझे एज अपना बच्चा समझ के बात करते थे। वो उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि जो भी ज़रूरियात हो ज़िंदगी के पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, उनको हाईलाइट करने की काफ़ी ज़रूरत है, और सेंसिटिविटी बढ़ाना, और जो जैसा आपने कहा कि एटीट्यूडनल चेंज लाना, उसके लिए स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। तो जो वोरा साहब थे, उन्होंने वो पहले ही चीज़ें की जो हमारे लिए ज़रूरत है। जैसे मैंने एक्सेसिबिलिटी की बात की तो उन्होंने सब वाशरूम जो थे एक्सेसिबल बनाए। उन्होंने, चूँकि जो गवर्नर हाउस है उसमें अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती है स्ट्रक्चर में, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल रैंप बनवाया जो वो हटा भी सकते और लगा भी सकते थे, और वो हमेशा उसका इस्तेमाल करने और हमें बोलते थे अंदर है कि आप रैंप से आ गए, ठीक तरीके से अंदर पहुँचे। और उन्होंने अपने एक जो हिली टेरियन है, वो एक फाउंटेन के पास अक्सर एक गार्डन में नीचे जाते थे, वहां तक रैंप बनाया। और हर जो पार्टी होती थी वहाँ गवर्नर हाउस में, चाहे इफ्तार पार्टी हो, चाहे कोई जनरल लोगों की कोई फेस्टिवल पार्टी है, तो वो मुझे बुलाते थे और बहुत टाइम पे बच्चों का पूछते थे कि बच्चे कैसे हैं। तो डिसेबिलिटी रिलेटेड काफ़ी सेंसिटिव बंदे थे और कोशिश करते थे कि कुछ बदलाव आ जाए डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, जिसके लिए वो पर्सनली फ़ोन करते थे सभी मिनिस्टर्स से, और मिनिस्टर्स भी मुझे बोलते थे कि आप काफ़ी दबाव हम पे डाल रहे हैं दूर बाकी चीज़ों से। लेकिन मैंने देखा कि जब वोरा साहब हमारे राजभवन में थे तो राजभवन काफ़ी लाइव चीज़ लग रही थी, वहाँ पे ज़िंदगी लग रही थी वो आज। और उससे पहले मुझे ये लग रहा था कि राजभवन सिर्फ बिल्डिंग है, लेकिन जब वोरा साहब थे तब मुझे लग रहा था कि वो एक जिंदा मिसाल है जहाँ पे जिंदगी का एक बहुत ही अच्छा मजा है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी एक दो बात बता दीजिए इम्पोर्टेंट। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जब वोरा साहब से 2-3 मीटिंग्स की तो मैंने पहले ही उनको बताया कि जब गवर्नर सूल था कि आप ऐसा, लेकिन वो भी पॉलिटिकल प्रेशर में ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे। एक बार उन्हें फिर कहा कि क्योंकि हमने एक सिग्नेचरी मोमेंट चलाई कि हमारा एक बर्थ रिजर्वेशन हो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी स्टेट में आपने देखा है कि अगर कोई रिजर्वेशन कहीं पे है तो वो ऑर्डर हमें दीजिए, मैं यहाँ कोशिश करूँगा। क्योंकि जो कहीं पे नहीं था तो इसलिए हम इसमें नाकाम हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पार्लियामेंट में, तब तक हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं रहेगी। जब हम पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो डेफिनेटली हमारी बातें करेंगे, तो उससे काफ़ी चेंज आ जाएगा। और हर सेक्टर में हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जैसे म्यूनसिपैलिटी है, जैसे लोकल लेवल गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे भी होना चाहिए। और सेंसिटिव बंदे आगे आने चाहिए कि जिनको पता हो कि हमें इंक्लूजन करना है, जिनको पता हमें हाईलाइट करने हैं डिसेबिलिटी एरियाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी इश्यूज है, तो तब काफ़ी चेंज आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आगे भी आप टाइम देते रहेंगे डिस्कशंस में, और यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो यही है कि बहुत सारे लोग जो रोना रोते हैं कि हमारी जोग्राफिकल कंडीशन नहीं है, हम रूरल एरिया में हैं, हमें, तो उन लोगों को एक मैसेज बहुत क्लियर है आपकी ओर से कि कश्मीर जहाँ जोग्राफिकल चैलेंजेस भी बहुत हैं, वैसे भी हालात बहुत नाजुक रहते हैं और कई और चैलेंजेस है, लेकिन अगर वहाँ पे भी आप एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, तो अगर किसी में भी इच्छा शक्ति हो तो वो कहीं से भी काम कर सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल, थैंक यू।